सोने के महल में आई गरीब मिट्टी के दहेज वाली बहू। ले जाइए मेरी बेटी को समधन जी, अब आज से ही ये आपकी अमानत है। मेरी बेटी का मैंने बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। भले ही मेरी प्लेट में खाने को नहीं था, लेकिन इसे मैंने अपने मुंह का निवाला भी खिलाया है। इसलिए बस आपसे एक छोटी सी गुजारिश थी, इसे हमेशा खुश रखना। बस बस समधी जी, इतनी डायलॉग बाजी की जरूरत नहीं थी। आपकी बेटी हमारे घर में खुश ही रहेगी। सोने का महल है हमारा, किसी बात की कमी नहीं है। खुश ही रखेंगे आपकी बेटी को। जी जरूर। हम तो खुश रखेंगे, लेकिन आपने हमें खुश नहीं किया समधी जी। ये मिट्टी का दहेज देकर मेरे सोने के महल में इसकी औकात ही क्या है, लेकिन बस लेकर जाना पड़ ही रहा है, वरना मेरे घर में तो सोने का सामान रहता है। दुर्गा की बातें सुनकर मेघा के बाप का मुंह सा उतरने लगा। आसपास खड़े मेहमान भी बातें बनाने लगे कि तभी दुर्गा का बेटा आलोक बोल पड़ा। माँ, हमारे सोने के महल के बारे में तो सभी जानते ही हैं। और वैसे एक बात बोलूं बाबा, आपने जो मिट्टी को तराश कर कारीगरी की है ना, वो 1000 सोने के सामानों से बहुत ज्यादा बेहतर है। मुझे मेरी पत्नी का लाया हुआ मिट्टी का दहेज बहुत ज्यादा पसंद आया। माँ, अब चलिए, जाने का वक्त हो रहा है। आलोक की बातें सुनकर उसकी माँ कुछ भी नहीं बोल पाई। आलोक अपनी पत्नी और माँ के साथ बारात लेकर अपने सोने के महल में लौट आया। जब मेघा ने इस महल को देखा तो उसकी आंखें चार होने लगी और वो मन में सोचने लगी, हे भगवान, मैंने तो कभी जिंदगी में ऐसा सोचा तक नहीं था कि मुझे सोने का महल मिलेगा। मेघा ऐसे ही सोचते हुए एक एक चीज निहारने लगी। वहां पर हर चीज सोने से बनी थी। सोने का बड़ा महल, सोने का कारपेट, यहाँ तक कि वहां के सैनिकों के हाथों में भी सोने के ही भाले थे। इसी सब के बीच मेघा का सोने का कलश, सोने के बर्तनों और यहाँ तक कि सोने के चावल के दानों से गृह प्रवेश हुआ। सोने के चावल, महावर की जगह सोने का पानी। मेरी तो गृह प्रवेश की रस्म ही इतनी आलीशान है, तो आगे मुझे यहाँ क्या क्या मिलेगा। मेघा ऐसे ही खुश ही हो रही थी कि तभी वहीं पर खड़ी हुई एक औरत बोल पड़ी, दुर्गा जी, आपने तो कोई कमी नहीं की अपनी बहू के गृह प्रवेश से लेकर किसी भी चीज में, लेकिन बहू को तो देखो, मिट्टी का दहेज लेकर चली है। मिट्टी फ्री की आती है ना, और कारीगिरी इसके बाप की थी, तो इन्होंने फ्री में ही काम कर लिया। वो तो बस दुर्गा ही है जो अमीरी गरीबी में फर्क नहीं करती। ऐसा ही कहा दुर्गा बहन, तुमने तो सोने के चावलों और बर्तनों से गृह प्रवेश करवाया अपनी बहू का, लेकिन बहू ने तो देखो जरा तुम्हें क्या दिया, मिट्टी का ढेर। दिल हो तो दुर्गा जी जैसा। सभी लोग ऐसे ही बहू को ताने मारने लगे और दुर्गा सभी के सामने अपनी बड़ाई करने लगी। ये सभी बातें मेघा वहीं बैठी सुन रही थी, लेकिन वो बेचारी कुछ बोल नहीं पाई। कुछ ही देर बाद बहू की मुंह दिखाई की रस्म शुरू हुई, जिसमें सभी ने मेघा को तोहफे दिए। और अंत में जब दुर्गा की बारी आई, ये लो बहू, तुम्हारे लिए खास 24 कैरेट प्योर गोल्ड का हार। जानती हो इसकी कीमत इतनी है कि अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो हो सकता है तुमसे उसकी जीरो ही ना की नहीं जाए, इसीलिए मैं नहीं बताती। नौकर, जाओ फ्रिज से खास सोने के वर्क वाले मेवा के लड्डू लाओ, अपनी बहू को जरा सोने का स्वाद भी चखा दूं। चौल से आई है ना, इसीलिए जानती नहीं होगी। दुर्गा ने मुंह दिखाई करते हुए भी अपनी बहू की बेइज्जती की, जिसको सुनकर भी मेघा बेचारी बस चुप ही रह गई। ऐसे ही सिलसिला जारी रहा। शादी के बाद हर दिन दुर्गा मेघा को ताने मारती थी और ऐसे ही चलते चलते अब लगभग 1 महीना होने को आया था। आज मेघा सारे घर की सफाई कर रही थी कि तभी सफाई करते करते वो एक सोने के फूलदान से टकरा गई और वो गिरकर टूट गया। अरे नहीं, ये कैसे टूट गया, अब क्या करूं? क्या हुआ, कैसी आवाज थी ये? वो माँ जी, मैं सफाई कर रही थी और ये सोने का फूलदान फेंक दिया। मेघा, तुम पागल हो क्या? क्या तुम्हारी अकल में भूसा भरा हुआ है? तुम्हारे अंदर सतर्कता क्यों नहीं आ रही है? ये मेरा सोने का महल है, कोई तुम्हारा मिट्टी के दहेज जैसे कूड़े का मायका नहीं। मेरा हर एक सामान सोने का बना हुआ है, तोड़ना ही है तो अपने कमरे में रखा हुआ मिट्टी का दहेज तोड़ लो। आइंदा अगर तुमने मेरा कोई भी नुकसान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और ये बात तुम कान खोल कर सुन लो। दुर्गा मेघा की जरा सी गलती पर उसे खूब ऐसे ही खरी खोटी सुनाकर चली गई। बेचारी मेघा उससे कुछ भी नहीं बोल पाई और बस आंखों में आंसू लिए यूं ही खड़ी रह गई। माना कि मेरा दहेज सारा मिट्टी से बना हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका कोई मोल नहीं है। मेरे बाबा ने दिन रात जाग कर उसे मेरे लिए बनाया है। मेरे लिए वो लाखों खजानों से अजीज है। पता नहीं माँ जी ऐसे बातें करके क्यों मेरे दिल पर जोर डालती हैं।
मेघा को दुर्गा के तानों से बहुत बुरा लगता था। वो बेचारी ऐसे ही खूब रोई, लेकिन फिर किसी तरह उसने खुद को संभाल लिया। ऐसे ही एक दिन मेघा के पास उसकी नंद आई। क्या कर रही हो? मैं? हाँ तुम, वरना क्या तुम्हें यहाँ कोई और भी बैठा हुआ दिख रहा है? बोलो। मुझे आज एक शाही दावत में जाना है, मेरी सहेली की मंगनी है। माँ ने कहा है मेरा श्रृंगार कर दीजिए। अच्छा ठीक है। मेघा खुशी से अपनी नंद का श्रृंगार करने को खड़ी हो गई कि तभी मेघा ने गलती से राजेश्वरी की आंखों के ऊपर अपने मायके से लाया हुआ सादा आई शेडो लगा दिया, जिसके लगते ही राजेश्वरी भड़क गई। What the hell? भाभी आपने क्या कर दिया? माँ क्या बात है डियर, क्या हो गया? माँ देखिए, इन बददिमाग भाभी ने मेरी आंखों पर क्या लगा दिया। मैं सिर्फ सोने का आई शेडो लगवाती हूँ, माँ ये चाहती है कि बड़ी महफिल में मेरी बेइज्जती हो। ये ऐसे ही पागल है, ये तुझे भी ऐसे ही 2 कौड़ी का समझ रही है जैसे कि ये खुद है। तो इससे श्रृंगार करवाने आई क्यों थी? आजा, मैं तुझे तैयार करती हूँ। तू सोना है राजेश्वरी, और ये मिट्टी, ये तेरा मोल नहीं जानती। दुर्गा ऐसे बोलकर राजेश्वरी को ले गई, जिससे भी बेचारी मेघा को बहुत ज्यादा बुरा लगा। ऐसे ही सिलसिला जारी था। मेघा को ज्यादा सतर्क रहने की आदत नहीं थी, इसीलिए उसने अपने सोने के महल में कोई ना कोई गलती हो ही जाती थी, जिसकी वजह से उसे रोजाना ताने सुनने को मिलते और साथ ही उसे मिट्टी के दहेज का ताना तो जरूर ही दिया जाता था, जिससे मेघा को बहुत बुरा लगता। ऐसे ही चलते चलते आज महल में शाही मेहमान आने वाले थे। मेघा बहू, आज महल में दूसरे राज्य के लोग राजेश्वरी को देखने आ रहे हैं। सभी के लिए खाना और मीठा तुझे ही बनाना है। क्या? मुझे माँ जी? लेकिन इतना डर क्यों रही है? ये मत सोचना कि अगर तू ऐसे करेगी तो तू काम से बच जाएगी। मैंने सभी शेफ को घर भेज दिया है, समझ आया? जी ठीक है, तो माँ मैं खाना बना दूंगी। बहुत अच्छे, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर तूने कोई भी गलती की और मेरी वहाँ उन लोगों के सामने नाक कटी तो फिर देखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दुर्गा ऐसे बोलकर चली गई और मेघा रसोई में अपना काम करने लगी। उसने सभी के लिए सोने के बर्तन में बनाए हुए पनीर से शाही पनीर बनाया और उसके साथ कई बाकी पकवान बनाकर मेघा ने बहुत ही स्वादिष्ट रबड़ी बनाई, जिसको बस उसने काजू बादाम और किशमिश वगैरह से सजा दिया। कुछ देर बाद दुर्गा रसोई में आई और बन गया क्या खाना? हाँ माँ जी, बन गया, देख लीजिए। दुर्गा मेघा की बनाई सभी चीजों को देखने लगी। सब कुछ अच्छा ही बना था। सब कुछ देखने के बाद दुर्गा मुस्कुराई और फिर उसने जोर से मेघा के थप्पड़ मारा। नालायक, दिखा दी ना तूने आज भी अपनी औकात की। एक गरीब हमेशा गरीब ही रहता है। लेकिन माँ, हुआ क्या है? क्या हुआ है? इस रबड़ी पर सोने का वर्क कौन चढ़ाएगा? हम ये काजू किशमिश की सजावट वाली रबड़ी अगर उनके सामने रखेंगे तो हमारी कोई इज्जत ही नहीं रह जाएगी। दुर्गा ऐसे ही भड़कने लगी और वो एक और थप्पड़ मेघा को मारने ही वाली थी कि तभी पीछे से आलोक आ गया और उसने अपनी माँ का हाथ रोक दिया। बस करो माँ, बस अब बेवजह आपने बहुत जुल्म कर लिए मेघा पर, क्योंकि अब मैं आपको उसे हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। आलोक, तू मेरा हाथ रोक रहा है कौन ये तेरे लिए जिसके लिए तू मुझसे लड़ रहा है? माँ, ये मेरी बीवी है। ये मिट्टी का चौथ लेकर आई हुई तेरी बीवी है? ये बीवी नहीं, ये बस तेरी नौकरानी समान है। माँ, एक औरत और सुहागन होने के बावजूद आप ऐसे कैसे मेघा के बारे में बोल सकती हैं? अरे माँ, माना कि मेघा मिट्टी का दहेज लाई, लेकिन आप इतनी गिर गई। आप इस गरीब से दहेज लेने को रिश्ता जोड़ने गई थी या एक बहू लाने को? बोलिए, ये दिन आ गए अब दुर्गा देवी कि वो दहेज के लालच में बहू लेकर आती, जबकि उसके घर में कोई कमी नहीं है। आलोक की बातें सुनकर मेघा की आंखों में आंसू आने लगे और दुर्गा का मुंह बंद हो गया। आलोक ने ऐसे ही अपनी माँ को बहुत देर तक समझाया। माँ, ये मत भूलिए कि आपकी भी एक जवान बेटी है जिसे दूसरे घर जाना है। अगर आप अपनी बहू को ठीक से नहीं रखोगी तो आपकी बेटी भी ठीक से नहीं रह पाएगी। अब मैंने आपको बहुत समझा लिया, शायद आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। इससे ज्यादा मैं बस यही कहना चाहूंगा कि अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया है तो इसका अंजाम आप आगे देखना। और अब मैं अब से मेघा की ढाल बनकर रहूंगा। अगर आपने अब कभी भी इसे हाथ भी लगाया ना माँ, तो आप मेरा गुस्सा देखोगी। आलोक की बात सुनकर दुर्गा बस चुप सी रह गई। आज के बाद से फिर कभी दुर्गा ने मेघा को कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे जब दुर्गा की नफरत सी कम हुई तो उसे मेघा की अच्छाई दिखने लगी और फिर सब कुछ ठीक हो गया। चलो रेखा, पानी तो मैंने भर लिया है, अब घर चलते हैं। हाँ चलो, घर चलते हैं। छवि अपनी सहेली रेखा के साथ पानी भर के अपने घर की तरफ आने लगती है। उसका घर महल के पीछे एक छोटी सी झोपड़ी में है। देखो छवि, तुम्हारा घर आ गया है। ये मेरा घर कहाँ है? ये तो महल है, लेकिन काश कि ये मेरा घर होता। काश कि मैं महल में रह रही होती। मेरा घर तो महल के पीछे उस छोटी सी झोपड़ी में है।
घर चाहे झोपड़ी का हो या फिर महल का हो, रहने वाले अच्छे होने चाहिए। और शायद तेरा परिवार तो अच्छा ही है। हाँ, परिवार अच्छा है, लेकिन गरीब होकर जितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है मैं ही जानती हूँ। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, अब मैं जाती हूँ, देर हो रही है, रात का खाना भी बनाना है और सूरज भी ढलने वाला है। छवि इतना कहकर अपने घर की तरफ जाने लगती है। वो महल की तरफ से घूमकर महल के पीछे एक छोटी सी झोपड़ी में जाती है, जहाँ उसकी बीमार माँ उसे देखकर कहती है, बेटी आ गई तुम, तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, काफी देर लगा दी आ जाने में। अरे माँ, आपको पता है ना रेखा कितनी बातें करती है, बातें करते करते उसने कब से मैं निकाल दिया पता ही नहीं चला। छवि इतना बोलकर पानी रखती है और अपने माता पिता के लिए खाना बनाना शुरू कर देती है। इधर महल के महाराजा भी बीमार बिस्तर में थे। राजा जी, आप हमारी बात मानते क्यों नहीं हो? आपको सख्त इलाज की जरूरत है। नहीं, मैं इलाज नहीं करवाना चाहता। मैं बस अपने बेटे की शादी अपनी आंखों के आगे देखना चाहता हूँ। तुम्हें मुझे कहीं भी भेजने की जरूरत नहीं है। लेकिन महाराज, अभी इस प्रजा को आपकी बहुत जरूरत है। इस प्रजा को मेरा बेटा संभालेगा। मैं उसकी शादी करवा दूंगा और फिर आराम से मुक्त हो जाऊंगा। रानी महाराज की आवाज सुनकर वहां से उठकर चली जाती है और अपने बेटे के कक्ष में आती है। बेटा, तुम्हें अपने पिता की बात माननी होगी। तुम्हारे पिताजी तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं। मैं उनकी आखिरी इच्छा पूरी करना चाहती हूँ। लेकिन माँ, आप जानती हो ना, मैं शादी अभी नहीं करना चाहता। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी बात समझ गई हूँ, लेकिन इसी का समाधान मैंने सोचा है। मैं किसी साधारण लड़की से तुम्हारी शादी करवा देती हूँ और तुम्हारे पिता के सामने वो एक राजकुमारी होगी। उनकी आखिरी इच्छा पूरी हो जाएगी। अगर हमने किसी रानी से तुम्हारी शादी करवाई तो तुम्हें शादी के बंधन में बंद कर रहना पड़ेगा। देखा जाए तो ये ख्याल बुरा नहीं है। इसी के चलते पिताजी की इच्छा पूरी हो जाएगी और मैं उनके स्वर्ग जाने के बाद शादी के बंधन से मुक्त हो जाऊंगा। इस तरह रानी अब अपने बेटे के लिए कोई साधारण लड़की ढूंढना शुरू कर देती है। एक दिन वो किसी कारणवश अपने महल के पीछे गार्डन में आती है, जहां वो महल के पीछे से छवि का घर देखती है। छवि घर के बाहर काम कर रही होती है। मिल गई मुझे अपने बेटे के लिए लड़की। रानी कुछ दासियों के साथ महल के पीछे छवि के घर पहुंच जाती है, जहां वो माहेश्वरी से उसकी बेटी का हाथ मांगती है। देखो, मुझे तुम्हारी बेटी पसंद है। मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारी बेटी से करवाना चाहती हूँ। इसके बाद तुम्हारी बेटी महल की रानी बन जाएगी। ये सुनते ही माहेश्वरी थोड़ा संकोच में पड़ जाती है। ये महल के लोगों का कुछ भरोसा नहीं किया जा सकता। कहीं ये कोई महारानी की चाल तो नहीं? मैं अपनी बेटी को महल को सौंपना नहीं चाहती। जहां माहेश्वरी ऐसी सोच रही थी, वहीं छवि अपने मन में कुछ और ही सोच रही थी। आखिरकार मेरा महल में जाने का सपना पूरा हो ही गया, वो भी महल की बहू बनकर। अगर मैं महल में जाऊंगी तो इससे बड़ी क्या ही बात होगी। बस माँ आप शादी के लिए हाँ कर दें। बहुत उम्मीद के साथ अपनी माँ के चेहरे की तरफ देखने लगती है, लेकिन इतने में माहेश्वरी रानी साहिबा से कहती है, रानी साहिबा, हम जैसे गरीबों की औकात नहीं आपकी बराबरी करने की। और फिर अभी मेरी बेटी नाबालिग है और बहुत छोटी है। उसमें उतनी समझ नहीं है कि ये महल की रानी बन सके, इसलिए मैं ये रिश्ता करना नहीं चाहती। ये सुनते ही रानी हैरानी से माहेश्वरी को देख रही होती है। वो कुछ कहती, इतने में छवि ने अपनी माँ से कहना शुरू किया, माँ आप ही कैसी बातें कर रही हो? आप महल की रानी को इनकार नहीं कर सकती, और फिर मैं महल की बहू बनूंगी, इससे बड़ी क्या बात होगी? क्या आप मेरी खुशी नहीं देखना चाहती? आपको पता है ना कितना बड़ा सपना है मेरा महल में जाने का। बेटी, मेरी बात को समझने की कोशिश करो और महल में जाने का लालच मत करो। महल की जिंदगी जितनी खूबसूरत दिख रही है उतनी ही कठिन भी है। लगता है आप मेरी खुशी देखना ही नहीं चाहती। कोई बात नहीं, अगर आप मना कर दोगी तो क्या हुआ, मैं तो ये शादी करना चाहती हूँ। बस फिर क्या था। रानी साहिबा ने मुस्कुराकर छवि की तरफ देखा और अपनी दासियों को इशारा कर दिया। इसके बाद रानी साहिबा अपने साथ छवि को महल में ले आई। कितना खूबसूरत है महल और कितना बड़ा है। चारों तरफ नौकर ही नौकर हैं और सब मेरी तरफ सर झुका रहे हैं। ये जिंदगी कितनी शानदार है। ऐसी ही तो जिंदगी जीना चाहती थी मैं। छवि को महाराज के कक्ष में ले जाने से पहले दूसरे कक्ष में ले जाया जाता है, जहां उसे रानियों की तरह सजाया जाता है। अब लग रही हो तुम किसी महल की शहजादी। चलो तुम्हें महाराज के पास ले जाया जाए। रानी छवि को राजा के कक्ष में लेकर आती है। राजा जी, हमने राजकुमारी ढूंढ ली है। इसी से विराट का विवाह किया जाएगा। आप बस हौसला रखिए। रानी के इतना कहते ही महाराज के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आती है, जिसके बाद छवि को वापस दूसरे कक्ष में ले जाया जाता है। 2 दिन बाद ही छवि को बहुत धूमधाम से विराट के साथ शादी करवा दी जाती है। अब छवि के लिए महल ही उसका ससुराल बन चुका है।
लेकिन शादी के बाद जब विराट छवि पर गौर करता है तो उसे छवि पसंद आने लगती है। विराट जी, क्या आपको खरगोश के साथ खेलना पसंद है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तुम बहुत मासूम हो और बहुत प्यारी भी हो और दिल की अच्छी हो। तुम्हें जानवर लगता है काफी पसंद है। हाँ विराट जी, मुझे जानवर बहुत पसंद है। तभी वहां पर रानी आ जाती है और उनको इस तरह बातें करते हुए देख लेती है। ये सब क्या कर रही हो तुम? कितनी बार कहा है अपने कक्ष में किसी भी जानवर को मत लेकर आया करो, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आता। अरे तुम अब साधारण लड़की नहीं बल्कि महल की रानी हो। रानी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, दोबारा ऐसा नहीं होगा। अरे माँ, बेकार में आपने बेचारी को डांट दिया। बस कुछ दिन की बात है विराट, फिर तुम्हारी परेशानी और ये लड़की तुम्हारे गले से मुक्त हो जाएंगे। ये सुनकर विराट थोड़ा सोच में पड़ जाता है, क्योंकि अब विराट को छवि पसंद आने लगी थी। वो उससे दूर नहीं जाना चाहता था, लेकिन वो इस बात को अपनी माँ से कह नहीं पाया। वहीं छवि बहुत चुलबुली थी। उसे महल की दासियों से बात करना बहुत अच्छा लगता था। महल में उसकी कोई सहेली भी नहीं थी। तुम सभी कितनी अच्छी हो, कितने मजाक कर रही हो। तुम सभी से बातें करके मुझे अच्छा लगता है। उसकी हंसी की आवाज सुनते ही रानी गुस्से में उनके पास आती है। छवि, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि तुम्हें महल की दासी से बात नहीं करनी, लेकिन तुम हो कि मेरी एक नहीं सुनती हो। हकीकत में तो तुम इस महल की रानी बनने के लायक ही नहीं हो, लेकिन दोबारा मैंने तुम्हें ये गलती करते हुए देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह सुनते ही छवि की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सभी दासी वहां से चली जाती हैं। कुछ दिन बाद अचानक से महाराज की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद सभी मिलकर उनका अंतिम संस्कार करते हैं। इसी के चलते अब रानी को छवि को महल से निकलने का मौका मिल गया था। देखो छवि, तुम्हारी ये शादी बस एक दिखावा थी। अब तुम्हें ये महल छोड़कर अपने झोपड़ी वाले घर में दोबारा से जाना होगा। अपना सामान तैयार कर लो और यहाँ से चली जाओ। रानी छवि को ऐसा बोल देती है जिसे सुनते ही छवि रोने लगती है। ये सब क्या हो गया? मेरी शादी एक दिखावा थी जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं। रानी ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। माँ सही कहती थी कि महल के लोग अच्छे नहीं होते। बेचारी छवि उदास मन और रोते हुए चेहरे से अपना सामान लेती है और महल छोड़कर जाने वाली होती है, लेकिन विराट उसे देख लेता है। अब इस महल की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है। लेकिन छवि, तुम रो क्यों रही हो? मैं जानता हूँ पिताजी की वजह से रो रही होगी। महारानी ने मुझे महल से निकल जाने के लिए कहा है, क्योंकि ये शादी एक दिखावा था। आप सभी ने मेरे साथ धोखा किया है। ये सुनते ही विराट हैरान हो गया था, क्योंकि वो अब छवि से प्यार करता था। उसने छवि का हाथ पकड़ा और प्यार से कहा, पहले ये शादी मेरे लिए एक दिखावट थी, लेकिन अब तुम सच में इस महल की रानी हो और तुम्हें यह महल छोड़कर जाने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही अपने तौर तरीके बदलने की। तुम जैसे भी रहना चाहती हो इस महल में रह सकती हो, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। लेकिन विराट बेटा। बस माँ, जो होना था हो गया। पिताजी भी चले गए हैं, लेकिन अब छवि ही मेरी पत्नी है और वही रहेगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। इस महल का राजा होने के नाते सभी को मेरी बात स्वीकारनी होगी। इस तरह विराट की बात उसकी माँ यानी कि महल की रानी मान लेती है और अब वो कभी भी छवि को कुछ भी नहीं करने से रोकती टोकती। इसी के चलते छवि भी अब महल में खुशी खुशी रहने लगती है।